फाइनली हम आ गए हमारे स्प्रिंग मास सिस्टम पे, जिस पे बहुत तरीके के सवाल बनते हैं। तो देखो यहाँ पर होता है क्या, मान लो हमारे पास ये स्प्रिंग और मास है और ये इसकी नेचुरल लेंथ है। अब इसकी नेचुरल लेंथ है, इसको अगर मैं इस तरफ खींच दूँ तो यहाँ पे स्प्रिंग इस पर रीस्टोरिंग फोर्स लगाती है और रीस्टोरिंग फोर्स लगाई, ये वापस आएगा इस तरीके से, फिर हमारे पास एसएचएम शुरू हो जाता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। तो देखो यहाँ पर अगर मैं इसको इस तरीके से एक्स अमाउंट यहाँ पर खींच दूँ तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास पार्टिकल इस तरीके से। और अब स्प्रिंग खिंच चुकी है तो इसके ऊपर कुछ फोर्सेस लगेंगे, तो इसके ऊपर उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगता है इस तरीके से, कितना, के एक्स। अगर हमारा एक्स इस तरफ था तो फोर्स लगता है के एक्स इस तरीके से। क्या ये इसके ऊपर सारे फोर्सेस बन गए? नहीं, इसके ऊपर नीचे की तरफ एक लग रहा होगा फोर्स एम जी, लेकिन वो फोर्स कैंसिल आउट हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन से, तो हमें इन दोनों का कोई काम नहीं है ना। हमारा मोशन सिर्फ इस डायरेक्शन में हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में, तो इनकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स। माइनस क्यों लगा दिया? एक्स अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है, अगर एक्स नेगेटिव डायरेक्शन में होता तो फोर्स इस तरफ लगता। इस तरीके से रीस्टोरिंग फोर्स हो गया। इसी फोर्स को मैं लिख दूंगा मास टाइम्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के एक्स। यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू जाती है माइनस के डिवाइडेड बाय एम टाइम्स एक्स। ये अब आप इसको एसएचएम की इक्वेशन से कंपेयर करो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स एक्स। इससे हमें पता चलता है कि ये जो के बाई एम है वही हमारा ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के बाय एम। अगर मेरे पास ओमेगा आ गया तो मेरे पास टाइम पीरियड कितना होता है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 बाई ओमेगा, यानी मैं लिख सकता हूँ टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 अंडर रूट एम बाई के। तो यही फॉर्मूला है, इससे हमारे सारे सवाल अब सॉल्व होने वाले हैं। यहाँ पर एक चीज़ है जिसमें लोग अक्सर गलती कर देते हैं। देखो यहाँ पर अंडर रूट एम बाई के है, यहाँ पर अंडर रूट के बाई एम है, तो याद कैसे कर सकते हैं इसको, फील लेने की कोशिश करते हैं। मान लो मेरे पास एम की वैल्यू बहुत ज़्यादा मैं बढ़ा दूँ, अगर मैं मास को बढ़ा दूँ तो क्या होगा, हमारा टाइम पीरियड कम होगा या ज़्यादा होगा? देखो मास बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो धीरे धीरे उधर जाएगा, धीरे धीरे उधर आएगा, फिर धीरे धीरे उधर जाएगा। तो टाइम पीरियड में अगर मास बढ़ाते हैं तो टाइम पीरियड बढ़ता है, तो इसीलिए यहाँ पर टाइम पीरियड में देखो एम ऊपर की तरफ है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी में मास बढ़ाओगे तो वो फिर धीरे धीरे चक्कर लगा रहा है, तो उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, तो इसलिए यहाँ पर मास नीचे है ना। सिमिलरली आप के हिसाब से सोच सकते हो, अगर बहुत स्ट्रॉन्ग आपकी स्प्रिंग है तो वो जल्दी जल्दी उसको ऑसिलेट करा सकती है, तो टाइम पीरियड आपका कम हो जाएगा, है ना। तो अगर हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा है तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा। सिमिलरली एंगुलर फ्रीक्वेंसी में स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ेगा तो जल्दी जल्दी वो स्प्रिंग में उसकी चक्कर जल्दी जल्दी पूरे होंगे, ओमेगा की वैल्यू बढ़ जाती है। इस तरीके से आप फील ले सकते हो। फॉर्मूले हमारे पास यही है, इन्हीं फॉर्मूले से हमारे सारे काम हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम, इस बार हमारा सिस्टम वर्टिकल है। तो देखो यहाँ पर क्या है, मान लो अभी ये इसकी नेचुरल लेंथ है और यहाँ पर इसका मास m है, दिस इज नेचुरल लेंथ किसकी? नेचुरल लेंथ स्प्रिंग की। अच्छा यहाँ पर अगर मैं इसको छोड़ दूँ तो क्या होगा, क्या ये हमारा सिस्टम बैलेंस्ड है? नहीं, इस मास के ऊपर नीचे की तरफ तो फोर्स लग रहा है mg, और स्प्रिंग अभी तो कोई फोर्स नहीं लगा रही है क्योंकि नेचुरल लेंथ है, तो ये बैलेंस सिस्टम नहीं है। तो ये ब्लॉक थोड़ा नीचे आएगा और यहाँ से किसी नीचे वाली पोजीशन पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमारे पास अगर बात करें फोर्सेस की तो बैलेंस हो सकते हैं, क्योंकि अब स्प्रिंग हमारी कुछ खिंच चुकी होगी तो स्प्रिंग ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी, नीचे की तरफ mg तो लग ही रहा था, हो सकता है वो दोनों बैलेंस हो जाएं। तो ये हमारे पास एक ऐसी पॉइंट आएगा ही आएगा जहाँ पर हमारे पास सारे के सारे फोर्सेस बराबर होते हैं। तो यहाँ पर इस लेंथ को मैं बोल देता हूँ, लेट्स से दिस इज x0। उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी नेट फोर्स नहीं है तो उसको मैं बोलूँगा दिस इज द मीन पोजीशन। ठीक है, मीन पोजीशन है। अगर ब्लॉक को धीरे धीरे छोड़ दोगे यहाँ पर तो वो यहाँ पर आकर के रुका रहेगा, अभी वाइब्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। उसके बाद उसको नीचे खींच कर छोड़ूंगा तो वो इसी पोजीशन के अबाउट इस तरीके से ऑसिलेट करता है। अच्छा, तो मीन पोजीशन की कंडीशन क्या है, उसके ऊपर नेट फोर्स 0 होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं नेट फोर्स नीचे की तरफ एक लग रहा है कितना, mg, नीचे लग रहा है हमारे पास mg, ऊपर की तरफ लग रहा होगा kx0। हमारे पास आ जाएगा mg इज इक्वल टू kx0। यहाँ से x0 की वैल्यू आ जाती है
एक्स नेट इज इक्वल टू एम जी डिवाइडेड बाई के, ये हमारे पास एक्स नॉट आ गया। अब आता है हमारा एस एच एम, शुरू करते हैं। इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ से और एक्स अमाउंट से खींच दिया, ठीक है। यहाँ से इसको मैंने मीन पोजीशन से और एक्स अमाउंट इस तरीके से खींच दिया। तो अब इसके ऊपर यहाँ पर से कुछ रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा। रीस्टोरिंग फोर्स कितना लगेगा, देखो फोर्स कितना लगेगा, अब वो लगेगा ऊपर की तरफ तो लग जाएगा के इंटू एक्स नॉट प्लस एक्स, क्योंकि स्प्रिंग में तो टोटल एक्सटेंशन एक्स नॉट प्लस एक्स के बराबर है, स्प्रिंग तो उसके हिसाब से फोर्स लगाएगी। लेकिन नीचे की तरफ एम जी अभी भी लगता रहेगा, है ना। यहाँ पर नीचे की तरफ एम जी तो अभी भी लग रहा था, एम जी इस तरीके से माइनस एम जी। ये फोर्स किस दिशा में है, ये फोर्स आ गया हमारे पास अपवर्ड, है ना। हमने डायरेक्शन को मैन्युअली अभी हैंडल किया है, ऊपर की तरफ फोर्सेस ये लग रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, इसी को मैं ओपन करूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ के एक्स नॉट माइनस एम जी प्लस के एक्स। यहाँ पर देख करके क्या मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूँ, के एक्स नॉट इज इक्वल टू एम जी है, तो ये दोनों तो कट जाएंगे हमारे पास, ये इस तरीके से, है ना। यहाँ से हमें ये चीज़ पता चलती है। तो अब मुझे पता चल जाता है एफ अपवर्ड इज इक्वल टू के एक्स, मैग्नीट्यूड इस तरीके से आ गया। एक्स नीचे की तरफ था, ऊपर की तरफ फोर्स आ जाता है के एक्स। इससे हमें एक चीज़ पता चलती है, स्प्रिंग मास सिस्टम में अब आप ये चीज़ ध्यान रख लेना कि जो भी हमारी मीन पोजीशन होती है वहाँ पे स्प्रिंग मास सिस्टम इस तरीके से एडजस्ट हो जाता है, उसके फोर्सेस बैलेंस हो जाते हैं। उसके बाद वहाँ से आप एक्स नीचे खींचते हो तो टोटल नेट फोर्स जो ऊपर की तरफ लगता है वो के एक्स होता है। ग्रेविटी को आप उसका जो ओरिजिनल एक्सटेंशन था उससे इक्वेट कर सकते हो। यहाँ पर ये देखो हमारे इस तरीके से कट गए थे, तो हमारे पास हमेशा इस तरीके से इक्वेशन आ जाएगी। इसको मैं अगर विद साइन लिखने की कोशिश करूँ तो देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स मैं यहाँ पर लिख दूंगा, है ना, क्योंकि अब मैंने साइन लगा दिया। एक्स नीचे की तरफ था तो फोर्स ऊपर की तरफ आता है, ऑपोजिट है ये, माइनस यहाँ पर आ जाएगा। जैसे ही हमारे पास ये इक्वेशन आती है हमारे पास सीधे सीधे टाइम पीरियड की वैल्यू जाती है। टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम डिवाइडेड बाय के, सीधे टाइम पीरियड इस तरीके से निकल जाएगा। तो एक चीज़ जो हमें याद रखनी है कि हमारे पास कोई भी कांस्टेंट फोर्स का मतलब क्या है, देखो अगर ब्लॉक यहाँ आता तो भी उस पर एम जी लगता है, ब्लॉक नीचे यहाँ आता है तो भी एम जी लगता है, ब्लॉक यहाँ आ जाता है तो भी एम जी लगता है। एम जी एक ऐसा कांस्टेंट फोर्स है। इस कांस्टेंट फोर्स के कारण टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं पड़ा, टाइम पीरियड वही है जो पहले था। कांस्टेंट फोर्स के कारण उसकी मीन पोजीशन जरूर चेंज हो गई, है ना। अगर यहाँ पे ग्रेविटी होती ही नहीं तो ये ब्लॉक इसी पोजीशन के अबाउट एसएचएम करता है इस तरीके से। ग्रेविटी है तो पहले इसकी मीन पोजीशन यहाँ पे आई, अब इसके अबाउट ये इस तरीके से एसएचएम करेगा। तो हमारे पास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, कांस्टेंट फोर्सेस ओनली चेंज द मीन पोजीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है। टाइम पीरियड पे कांस्टेंट फोर्सेस का कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी कांस्टेंट फोर्सेस कौन कौन से हो सकते हैं, मान लो मैं किसी गाड़ी में हूँ और उसमें स्प्रिंग मास सिस्टम रखा हुआ है, इसको मैंने इस तरफ अचानक से एक्सेलरेट करना शुरू कर दिया ए, तो उसके ऊपर इस तरीके से इस तरफ सूडो फोर्स लगेगा एम ए, लेकिन ये एम ए कॉन्स्टेंट है जब तक गाड़ी का एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है, तो वहाँ पर भी उसके कारण टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा, मीन पोजिशन चेंज हो जाएगी, ठीक है। अगर हमारे पास पेंडुलम होता, पेंडुलम का टाइम पीरियड चेंज हो जाता था, राइट, उसकी मीन पोजीशन भी चेंज होती थी, टाइम पीरियड भी चेंज होता था। यहाँ पे टाइम पीरियड चेंज नहीं हुआ, खाली मीन पोजीशन चेंज होगी। या फिर इसी का दूसरा केस हो सकता है जहाँ पर हमारे पास इस तरीके से स्प्रिंग मास सिस्टम रखा हुआ और जो मास है उसके ऊपर मैंने कुछ प्लस क्यू चार्ज दे दिया और यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अब उसके कारण इस पे इस तरफ क्यू टाइम्स ई फोर्स लग जाता है। अगेन एक कांस्टेंट फोर्स है, तो अगेन टाइम पीरियड में कोई असर नहीं पड़ेगा, टाइम पीरियड उतना ही आएगा, खाली मीन पोजीशन चेंज होती है। वो सब फोर्स बैलेंस से हम पता कर सकते हैं। A block of mass m is attached to the lower end of a vertical spring which is hung from a ceiling and has force constant K. The mass is released from rest with the spring initially unstretched. The maximum extension produced in the length of the spring will be. एक बहुत ही अच्छा सवाल है जो अभी हमने कॉन्सेप्ट देखा था उसी का, और इसी का सिमिलर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस तरीके से मान लो हमारे पास एक ट्रक है, उसमें स्प्रिंग मास सिस्टम रखा है, बोल दिया कि अचानक से ये इस तरफ एक्सीलरेट करना शुरू कर देता है ए से, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर ट्रक के रेफरेंस फ्रेम में बात करें तो अचानक से उसके ऊपर एम ए सूडो फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, राइट। यहाँ पर नीचे कितना लग रहा है एम जी,
यहाँ पर सूडो फोर्स लगने लगेगा MA, G की जगह बस F से रिप्लेस हो गया, बस इतना ही हुआ है। तो इस केस में मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग कितना होगा, तो उसके लिए हमें पहले पता करनी होगी कि इसकी कोई सी मीन पोजीशन होगी ना, ये ब्लॉक यहाँ से नीचे आएगा, ये हो जाएगी हमारे पास मीन पोजीशन। मीन पोजीशन, तो क्या ये मीन पोजीशन पे आएगा, वहाँ पर मीन पोजीशन पे फोर्स 0 होता है, लेकिन अभी इसके ऊपर इस तरफ नीचे आते आते कुछ वेलोसिटी आ जाएगी, नीचे आने तक वेलोसिटी आ जाएगी, तो अभी थोड़ा और आगे जाएगा, फिर यहाँ पे आके रुकेगा। तो मैक्सिमम एक्सटेंशन ये होने वाला है, तो वो कितना होगा कैसे पता करोगे? अच्छा, मीन पोजीशन ये है, देखो इसको आप इस तरीके से समझो, ये मीन पोजीशन है और ये यहाँ से स्टार्ट होता है। अगर यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, SHM में हमारे पास एक्सट्रीम पॉइंट पर वेलोसिटी 0 होती है। तो अगर ये मीन पोजीशन है, ये ब्लॉक हमारा यहाँ से ऊपर यहाँ तक जाता है, यहाँ तक नीचे आता है, ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, तो बेसिकली ये एक एम्पलीट्यूड के बराबर है। तो जो टोटल हमारे पास इस तरीके से एक्सटेंशन आने वाला है वो ये भी है 2A के बराबर आने वाला है। आपको एम्पलीट्यूड पता करना है, एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, जहाँ पर ये मीन पोजीशन होगी यही हमारा एम्पलीट्यूड है, और 2A आपका आंसर होने वाला है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर A। देखो मीन पोजीशन पे मैं लिख सकता हूँ, फोर्स की वैल्यू 0 होती है, तो mg की वैल्यू kx के बराबर हो जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है mg डिवाइडेड बाय k, ये है हमारे पास x। लेकिन जो मैक्सिमम एक्सटेंशन है वो यहाँ पे हमारे पास ये मैक्स एक्सटेंशन है ना, तो ये भी x हो जाएगा, तो मैक्सिमम एक्सटेंशन की वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स x के बराबर, विच विल बी इक्वल टू 2mg डिवाइडेड बाई k। 2mg बाई के हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल था। इस ट्रक वाले केस में सेम चीज़ होती तो क्वेश्चन पूछा जाता तो हमारे पास आंसर कितना आ जाता, 2ma डिवाइडेड बाई k होता है, g की जगह हमारे पास सिर्फ a जाता और कोई भी चीज़ चेंज नहीं होती। ये जो वीडियो आपने देखा एक्चुअली एक छोटा सा पार्ट, एक बहुत ही प्यारे से क्रैश कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे हमने 40 वीडियो में कंप्लीट 11th और 12th की फिजिक्स को कवर कर लिया है। बहुत सारे PYQs हैं वहाँ पर, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। कलरफुल नोट्स की PDF भी आप वहीं से डाउनलोड कर सकते हो इस सेशन के, तो उसको ज़रूर चेकआउट करना। साथ में मेरे व्लॉगिंग चैनल को भी देख सकते हो आप। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।